एम्प्लॉय किया है, तो वो सब दिख रहा है मुझे, चलो मैंने वो भी एनालिसिस कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी 1 या 2 या 3 या 4 या 5 क्वार्टर तक, 6 क्वार्टर तक भी, 7 क्वार्टर तक भी वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है और इन्वेस्ट भी कर रही है, तो कई बार हमें डर लगने लगता है कि यार अभी इसके प्रॉफिट्स नहीं आ रहे। तो क्यों आपको समझ नहीं है बिजनेस की। सी बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है। तो कभी स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। तो वो यदि आपको समझ में आ गई ये कंपनी बनाती क्या है, क्या करती है, इसके बिना काम नहीं चलना है, लेकिन फिर भी स्लो डाउन हो सकती है। जब स्लो होता है तभी आपको डटे रहने का है। कोई कंपनी जैसे मतलब पेंट कंपनी है, अब पेंट तो कहीं नहीं जा रहा है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है पेंट मतलब एशियन पेंट मान लो 15% से मान लो वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं जिंदगी में 15% से होता रहेगा। कभी हो सकता है 1-2 साल खराब भी हो, कोई कारण से GST बढ़ गया हो या कोई कारण से मतलब पेंट का डिमांड कम हो, तो उस साल में खराब करेगा। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कंपनी खराब हो गई, लेकिन बाजार उसको बहुत पीटता है उस समय। अच्छा, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन बाय, क्योंकि आपको समझ है उस कंपनी की। उसी कारण देखिए कंपनी वाले बाई बैक करते हैं इस टाइम में। क्यों बाई बैक करते हैं? उनको मालूम है हमारी कंपनी आगे अच्छी करने वाली है। आज के दिन में सब पेसिमिस्टिक हैं, लेकिन हमको तो मालूम है फ्यूचर आगे अच्छा है करके। सो अंडरस्टैंडिंग द कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन्वेस्टिंग में क्या है, यू डू व्हाट यू अंडरस्टैंड। राइट। आप कोई AI कंपनी खरीद ले, उसको सिर पर नहीं मालूम है, तो आपको उसका वैल्यू कैसे समझ में आएगा? आपको अगला 5-10 साल कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना। लेकिन जैसा आप इंश्योरेंस के एक्सपर्ट हो, लेकिन इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस में क्या हो रहा है और कौन कंपनी कितने गहरे पानी में, वो आपको समझ में आएगा। देन यू कैन वैल्यू इट। तो वैल्यू कैसे करते हैं सर एक कंपनी को? तो बस वही है कि भाई देयर आर मेनी वेज ऑफ, एक तो जो रेशियोज जो हैं, प्राइस टू बुक, EV टू EBITDA, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू अर्न, ये सब तो हैं। लेकिन दूसरा जैसे तरीका क्या है कि इट्स अ रियल एस्टेट मार्केट। तो जैसे रियल एस्टेट में कैसे होता है, जैसे आप कोई सिटी में जाओगे, आपको घर खरीदना है, आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि मेरे को ये घर खरीदने का है, ये घर देखने है, तो क्या बोलेगा कोई, ये 20,000 रुपये स्क्वायर फीट है। ऐसे 4-5 चीज़ वहीं दिखाएगा, तो कोई 20 वाला होगा, कोई 22 होगा, 18 होगा, कोई 17 होगा, ऐसा। देन यू कैन फिगर आउट भाई ये 20 ये 18 में सस्ता है। सडनली यू आर फ्रॉम नो प्लेस, बट यू कैन से दैट 18 में ये सस्ता है। जैसे आप यहाँ से नासिक गए, यहाँ तो सब 50,000 लाख रुपया है मुंबई में, लेकिन आप नासिक में जाओगे तो सब 10, 12, 15, 20 का रहेगा। देन यू कैन फिगर आउट, सीइंग 4-5 सिचुएशंस, यू कैन फिगर आउट दिस कंपनी इज चीप, दिस फ्लैट इज चीप, है ना। ऐसी कंपनी में होता है। दिस इज ऑल्सो रियल एस्टेट मार्केट। इफ SBI इज if 1 lakh crore profit of say SBI is trading at 12 lakh crores, then HDFC, when HDFC Bank makes 1 lakh crore profit, it will trade at little higher price or little lower price. So वो एक कैटेगरी बनता है फिर उसका पूरा। जैसे इन्फोसिस, TCS, SCLT, विप्रो, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं, तो उनका वैल्यूएशन उसके आसपास ही घूमते रहेगा। किसी का 21 होगा, तो किसी का 19 होगा, किसी का 23 होगा। So you have to also see how it is grouped. तो आप ग्रुप के 3 चीज को देख रहे हो, तो चौथा भी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब रिलेटिव देखना है मुझे। रिलेटिव भी देखने का है, वो भी होता है, रिलेटिव भी होता है। और सर ये जैसे मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ सेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग है, उसमें वैल्यूएशंस अलग ही हिसाब से चल रहा है, IT में अलग ही हिसाब से चल रहा है। हाँ, सेक्टर का अपना सेक्टर का। सो अब P रेशो चाहे देख लो, तो वो बहुत, तो ये क्या मतलब मार्केट उसको अपने हिसाब से, इन्वेस्टर्स अपने हिसाब से उसको एक लेवल पे ट्रेड करा रहे हैं। तो मुझे फिर सेक्टर कंपैरिजन ही करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं ये देखूं कि यार इस सेक्टर में मुझे 20 PE पे मिल रहा है कोई स्टॉक, वर्सेस किसी और में 40 पे मिल रहा है, तो 40 महंगा है। तो मतलब मैं क्रॉस सेक्टर कंपैरिजन ना करूं फिर उस केस में, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फिर सब करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लॉन्जिविटी जो होती है ना, सी अल्टीमेटली लॉट ऑफ इट इज ऑल अबाउट द टर्मिनल वैल्यू। किस कंपनी का टर्मिनल वैल्यू क्या बनेगा। अब क्या होता है, जो कंज्यूमर कंपनीज होती हैं उसके टर्मिनल वैल्यू बहुत लंबा होता है। मतलब जैसे बिस्किट है, अब ब्रिटानिया बिस्किट 100 साल से चल रहा है, वो चलते रहेगा बिस्कुट। एक बार बिस्किट आपके जहन में बैठ गया, पार्ले जी ये वो, तो उनका टर्मिनल, उनका वैल्यूएशन अलग ही होगा। बिकॉज दीज आर द कंपनीज वेयर नथिंग इज चेंजिंग, दे आर जस्ट पंचिंग द सेम बिस्किट और मोर बिस्किट, एंड आप खाते जा रहे हो बस बैठ के। उनका 8-10 टका नफा है, वो चलते रहेगा ऑन हायर एंड हायर वॉल्यूम। तो 50 साल के लिए भी सही है, 100 साल के भी सही है, इफ इट इज रन वेल। तो उनका प्रेजेंट वैल्यू इज गोइंग टू बी वेरी हाई, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी इज आल्सो हाई, ग्रोथ इज स्लोअर, बट
the longevity is very high. So terminal value becomes very high. Okay, but से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आपने प्रोजेक्ट किया और फिर नए प्रोजेक्ट के लिए फिर खड़ा रहता है रोड के ऊपर, तो उसका वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं हो सकता है। आज के दिन में 1000 करोड़ कमा रहे हो और जो कोई कंज्यूमर कंपनी 1000 करोड़ कमा रही है, तो कंज्यूमर कंपनी का 50 का पे मिलेगा, इंफ्रा कंपनी का 10 का पे नहीं मिलेगा। गलत हो सकता है, वैल्यूएशन गलत हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट इंफ्रा में ग्रोथ नहीं है, लेकिन वो बंदे को जो है ना आज कंप्लीट किया प्रोजेक्ट और आज के आज फिर वापस नया ऑर्डर मिलेगा 2 साल के लिए, तो कुछ नहीं कर सकता वो। सो उसी कारण मार्केट इज अप्रहेंसिव अबाउट एनीथिंग विच इज नॉट प्रेडिक्टेबल। कंज्यूमर इज प्रेडिक्टेबल, इंफ्रा इज नॉट प्रेडिक्टेबल, तो मार्केट उसको ज्यादा प्रीमियम दे रहा है ऑब्वियसली। तो सर अगर ये केवल लॉन्जेविटी जो आपने बताया, ये केवल एक ही फैक्टर है और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं? कई फैक्टर हैं। प्रॉफिटेबिलिटी है, लॉन्जेविटी है, ग्रोथ है, साइज है, इनविंसिबिलिटी है, मोनोपोलिस्टिक कंडीशन है, सबका अंतर पड़ता है। क्योंकि जैसे मैं बैंकिंग देखता हूँ तो मैं अब बैंकिंग सेक्टर भी कहीं जाने वाला नहीं है। बैंक्स हैं, अभी हैं, रहेंगी 50 साल 100 साल, लेकिन वहाँ पे मुझे वैल्यूएशंस पी रेशो, पीबी रेशो रिलेटिवली बहुत कम दिखते हैं कंपेयर टू जैसे आपने एफएमसीजी बताया। तो लॉन्जेविटी वाला लेंडिंग का काम है ना। कभी भी इकोनॉमी में जैसे जीएफसी हो गया, कुछ ना कुछ तो होगा ना इकोनॉमी में, कुछ ना कुछ। जब कोविड आया तो सब लोन, सब बैंक की पिटाई हो गई। जीएफसी हुआ, फिर लोन, सब बैंक की पिटाई हो गई। सबसे पहले जब भी मेजर इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है कंट्री में, सबसे पहले पिटाई होती है बैंकों की, और उसमें जो बच गया वो सितारा है, नहीं बचा वो अंदर चला जाता। सो दैट फियर इज ऑलवेज देयर। तो हमेशा सस्ता रहेगा कंपेयर टू मेनी अदर। कंज्यूमर कंपनी में क्या होना है, कोविड है तो भी आपको बिस्कुट खाने का है, यू नो, तो वो उसका वैल्यूएशन अलग होता है। सर मैं वापस से अपने क्वेश्चन पे आऊँ जो मैंने शुरू में पूछा था कि सीखना है अगर हमें तो कैसे सीखें। आपने बताया कि कंपाउंडिंग का पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाओ, वो तो एकदम नॉन नेगोशिएबल होना ही चाहिए, बेसिक पहला स्टेप हो गया। फिर आपने बोला दूसरा कि आपको वैल्यू देखनी है कंपनीज में, प्राइस को एक बार के लिए भूल जाओ साइड में, वैल्यू क्वालिटी उसकी क्या है, किस तरह का पहले समझने की कोशिश करो कंपनी करती क्या, कितना कमा। आप ये समझने की कोशिश करो अगले 5 साल में कितना कमाएगा। आप पेन पेपर समझो, लेके बैठो और आप समझो कि इस साल 100 करोड़ कमा रही है तो अगले साल में 500 करोड़ नहीं कमाएगी वो, ज्यादा कमाएगी ना भाई। मान लो 5 साल में 200 करोड़ कमाती है, तो अगले 5 साल में आपके हिसाब से कितना कमाएगी वो? वापस से बोलिए क्वेश्चन। आपने बोला कि अभी 100 करोड़ कमा रही है, तो अगले साल मान लो 150 कमाती है, फिर हर साल 50-50 करोड़ एक्स्ट्रा कमाती है। 100, 150, 200, 250, 300 और 350, है ना। तो टोटल करोगे तो कितना कमाएगा वो? सिर्फ उतना तो कम से मेरे भाव देना पड़ेगा ना। अच्छा, समेशन ऑफ कंपाउंडिंग। अभी नेक्स्ट लेयर इज समेशन ऑफ कंपाउंडिंग। वो क्या है सर? तो वो क्या होता है कि आपने 1 का 10 हुआ एट 25%, लेकिन दैट इज ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 प्लस ईयर 4। सो अगले 10 साल में कितना कमाएगा वो? 10वें साल में कितना कमाएगा वो? 10 गुना है। अभी 100 करोड़ कमा रहा है तो 10वें साल में 1000 करोड़ कमाएगा, लेकिन इस 10 साल में कितना कमाएगा वो? अच्छा, क्यूमुलेटिव आप कह रहे हैं कितना अगर सारा ऐड करोगे? हाँ, यदि मान लो कोई डिविडेंड नहीं दिया वो तो कितना हो जाएगा उसके बाद? तो 4200 करोड़ हो जाएगा। 42 टाइम्स होता है, आप जोड़ना उसको आप। तो सर ये जो जैसे आपने अभी जैसे आपने कैलकुलेशन कर दिया है 42, तो उसका सबको फॉर्मूला है, समझ ना? वो कैसे, वही मुझे पूछना है क्योंकि मैं मेरे दिमाग में नहीं आया अभी। समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 प्लस r raised to power n माइनस 1 डिवाइड बाय g r माइनस g r बाई g, तो वो आएगा आपको, समझे ना? तो सो समेशन, तो आप समझने की कोशिश करो कि भाई अगले 10 साल में कितना कमाएगा। सिंपल चीज है। कोई भी कंपनी 10 साल में कितना कमाने वाली है, और 10 साल में कितना कमाने, और कितना उसको कैपिटल लगेगा कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। मान लो 10,000 करोड़ कमाने वाली है, 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 8,000 करोड़ तो पक्का कमाएगा। ये मेरे को समझ में आ गया भाई 8,000 करोड़ कमाएगा, लेकिन हो सकता है स्टॉक 2,000 करोड़ मिल रहा हो, 3,000 करोड़ मिल रहा हो, तो मैं तो खरीद लो ना भाई, क्योंकि कंपनी का अंत तो 10 साल में नहीं होने वाला है, उसके आगे भी कमाने वाला है। वो तो फ्री में आएगा मेरे को 10वें साल में, लेकिन 10 साल में जितना कमाने वाला उससे कम में मेरे को मिल रहा है शेयर। सर ये कैसे पता लगाऊंगा कि मैं आगे आने वाले टाइम में कितना कमाएगा? उसके लिए मैं कैसे ग्रोथ फोरकास्ट कैसे करूंगा उसको? तो पीछे 15 साल का ग्रोथ देखो आप। मान लो कंपनी 15% से ग्रो हो रही है 15 साल से, तो आप समझो 15% से तो ग्रो होगा। एज्यूम कर सकता हूं मैं, क्योंकि एक वो मुझे पिछला हिस्ट्री बता रहा है। समझ की बात है कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा। यदि आपको लगता है कि जब पीछे है आगे भी उतना होगा, है ना, तो यदि मान लो 15% से ग्रो हो रहा है, तो आप बना लो अपना, जैसे मालूम पड़ा, जैसे आपने ये सेट किया, ये कंपनी का अगला 5-10 साल का क्या ग्रोथ रेट होगा, योर जॉब इज डन। वहां से आप चाय पियो और कंपनी से निकल जाओ और अपना एक्सेल शीट बनाओ और बैठो और फिगर आउट करो वैल्यू क्या है।
तो एक शॉर्टकट क्या है, पेग 1, जितना ग्रोथ है उतना पी दे बस। अच्छा, 25% ग्रोथ है, आपको लगता है अगला 10 साल तक 25% से ग्रो होगा, तो 25 का पी से ज़्यादा नहीं देने का। अच्छा, तो मतलब पी डिवाइड बाय ग्रोथ रेट आप लगा के चल रहे हो। हाँ, जिनको नहीं मालूम है, पीटर लिंच का रेट है, इसको दिस इज कॉल्ड पेग रेशियो। पेग रेशियो। तो इसमें क्या है, इसका एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज दिस, ये जनरली यदि 15% ग्रोथ कंपनी को 15 के पी में खरीदोगे आप, तो 7 साल में आपका पैसा वापस आ जाएगा। 15% की ग्रोथ वाली कंपनी को 15 पी में आप खरीदोगे तो 6 से 7 साल के बीच में आपके जो आज यदि 15 मतलब 100 करोड़ का नफा है, 15 का पीएम खरीदो मतलब 1500 करोड़ में खरीद रहे हो, तो ये 1500 करोड़ कब कमाएगा? अगले 6 से 7 साल के बीच में कमा लेगा, इफ ग्रोथ टर्न्स आउट टू बी राइट। ओके, सो इफ कंपनी ग्रोज एट 40% एंड यू बाय एट 40p, यू विल स्टिल रिकवर। मतलब आप 4000 करोड़ में खरीद रहे हैं आप, तो अगला 7 साल में कंपनी विल अर्न 4000 करोड़। राइट, 6 से 7 साल वो हो सकता है 5.5 भी हो, बट यही समझ, उसी कारण से पेग 1 इज वेरी गुड रेशियो। यदि पेग 1 से नीचे मिल जाए आपको, तो कोई कंपनी 40% से ग्रो हो रही है और कोई कारण से आपको 20 में मिल रही है, 20 के पी मिल रही है, वहीं से खरीदने का। ये सब चीज, दीज आर थिंग्स व्हिच वर्क्स। और सर इसमें जो ग्रोथ लगाना है मुझे, वो कितने टाइम पीरियड का मुझे देखना है? वो जितना ज्यादा लंबा समय देखूं, वही तो समझ चाहिए ना, वही समझ चाहिए। उधर ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई ये कंपनी का आपके हिसाब से कितने साल तक ग्रो हो सकता है। 20-25% से भाई इकोनॉमी इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 12% ना, 11-12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। सो विच आर द कंपनीज विच विल ग्रो फास्टर देन दैट? अच्छा, कंपनी बहुत छोटी होती है, जैसे कोई नया 2 व्हीलर कंपनी आ गया, अभी इतना अथाह 20-25 मिलियन का मार्केट है और वो बना रही 1-2 लाख, तो बहुत लंबे समय तक 40-50% से ग्रो कर सकती है। बट स्टॉक तो आपको 20-25 के भी मिल सकता है ना। और सम अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, कोई इंटरनेट कंपनी है जिसका ग्रोथ मतलब अथाह है, मतलब ये तो इंडिया है, इंडिया में आप मतलब 1000 करोड़ का बेच रहे हो और मालूम पड़ा बाहर आपका प्रोडक्ट का लाव है, तो वो तो अथाह है। कितने साल तक आप जितना बना सकते हो उतना कम है। सो वो ग्रोथ समझने वाली बात है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड द सिचुएशन। वहीं पर आपको अपना बुद्धि लगाने का है, कॉमन सेंस लगाने का। एक बार आपको ग्रोथ सेट हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो सब कुछ दिया हुआ था बैलेंस शीट में, आप अपना ग्रोथ सेट कर लो। इनफैक्ट मीटिंग द मैनेजमेंट एंड डूइंग रिसर्च इज ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पेस ऑफ ग्रोथ एंड लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ। राइट, एक बार वो सेट हो गया, देन आई कैन गेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड देन प्राइस इज देयर। और क्या चीज़ सीखना होगा सर इसके अलावा मुझे? बट ये डिसिप्लिन रखना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाने का। अच्छा, ये करने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं 4 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ रोज, 4-5 न्यूज़पेपर। कौन से सर? सब चारों, बिजनेस न्यूज़, टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर फाइनेंशियल टाइम्स, फिर इकोनॉमिस्ट, ये सब हम पढ़ते हैं रेगुलर। तो उससे देश दुनिया में क्या हो रहा है सब मालूम पड़ता है। जैसे आज का FT में हेडलाइन है कि भाई यूक्रेन इज ट्राइंग टू सी दैट ही इज सेइंग दैट दिस इज स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ द वॉर। स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ द वॉर, या तो अब देखो मतलब वॉर खत्म होने का चांस आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना, बहुत सारी चीजें आती है। तो सब यू कीप रीडिंग व्हाट्स हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, व्हाट्स हैपनिंग इन अदर बिजनेसेस, किस बिजनेस को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कहाँ पर प्रॉफिट कम हो रहा है, कहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो वो ये ह्यूमन माइंड है, अल्टीमेट AI तो ह्यूमन माइंड ही है ना। तो वो सब अंदर भर के रखा रहता है। व्हेन यू गो टू सी अ कंपनी, दैट टाइम यू शुड बी एबल टू यूज ऑल दिस एक्सपीरियंसेस। और वो क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे उनको कि क्या है। और क्वेश्चन कब तक पूछते रहने का, जब तक आपको समझ में ना आए कि ये कंपनी पैसे कैसे बनाती है। देखिए, आप यदि 10-12% बना रहे हो, मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप हमाली कर रहे हो। द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग 15% और 20%, भाई आपके यहाँ कोई जादू हो रहा है। मतलब आपका जो ये काम जो है ना, कोई ना कोई कंप्यूटर आके खत्म करेगा। बट क्यों नहीं कर सकता कोई आदमी, वो समझना जरूरी है। व्हाट इज द एंट्री बैरियर, व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यू हैव विच अलाउज यू टू मेक मनी मोर देन 20%, 25%, और वो भी सस्टेन। तो मेरे पास 10 साल का रिकॉर्ड रहेगा। भाई तू ऐसा नहीं कि इस साल ही 25% कमाया है, हर साल तो 25% कमा रहा है, तो ऐसा कौन सी जादुई चिराग है तेरे पास, वो समझना बहुत जरूरी है रिसर्च में कि व्हाट इज द सोर्स विच अलाउज यू टू मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी। सर कुछ एग्जांपल दे सकते हैं किसी कंपनी का, जैसे आपने कभी देखा हो कि जैसे आप जाइए ऑटो कंपनीज में, सब ऑटो कंपनी, चाहे महिंद्रा हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, TVS हो, दे ऑल मेक 20-25%। दे मेक दैट काइंड ऑफ मनी। सब के सब कमाते हैं। नेस्ले 80% कमाता है। तो ये कैसे कमाते हैं? सो हाउ मच इज द मार्जिन, हाउ सस्टेनेबल इज द मार्जिन, हाउ मेनी टाइम्स दे आर एबल टू टर्न। जैसे नेस्ले टर्न्स द मनी इन एवरी मंथ, सो 10-12 बार टर्न करते हैं, तो उनका 8% मार्जिन है, तो 12 96,
100% उनका मार्जिन में जाता है। सो व्हाट इज द मार्जिन एंड व्हाट इज द एसेट टर्न? तो या तो मार्जिन ऊंचा रहेगा तो एसेट टर्न कम रहेगा। यू नो जनरली मार्जिन ऊंचा रहता है तो एसेट टर्न कम होता है, और एसेट टर्न यदि ऊंचा है तो मार्जिन कम रहेगा, बिकॉज 80-90% का कमाता नहीं है। तो इंटरनेट कंपनी में यही तो मजा है ना, इंटरनेट कंपनीज में टर्न भी फास्ट होता है और मार्जिन जनरली कम होता है, बट देयर ROI इज वेरी हाई, एंड दैट्स व्हाई दोस कंपनीज विल बी वेरी वैल्यूएबल इफ वंस दे, जैसे क्विक कॉमर्स बोल रहे हैं ना, एक बार वो प्रॉफिटेबल होंगे तो बहुत तूफान वैल्यूएशन मिलेगा उनको, बिकॉज दे आर 24/7 एब्सोल्यूट एसेंशियल है, कहीं जाने वाला नहीं हो। सो FMCG का वैल्यूएशन मिलेगा, 80-90-100 का पी मिलेगा। तो यदि 1000 करोड़ कमाएंगे तो 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन आएगा, और 5000 कमाएंगे तो 5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन हो जाएगा। अब वो होगा नहीं होगा समय बताएगा, लीप ऑफ फेथ है। मार्जिन्स के ऊपर मार्जिन्स विल बी थिन बट टर्नओवर विल बी वेरी बिग, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी वेरी लिटिल, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट अभी हो जाएगा जितना भी कर रहे हैं मेजॉरिटी, जैसे डार्क स्टोर्स हो गए वगैरह। ऐसे भी एसेट टर्न बहुत ज्यादा है ना, दे आर रीसेलर्स, दे डोंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, दे आर रीसेलर्स ओनली। और सर बिजनेसेस जब आप स्टडी करते हैं तो कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेसेस देखते हैं कि यार एक तो प्रॉफिटेबिलिटी का आपने कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन आप नेचर ऑफ द बिजनेस देखते हैं कि यार ये बिजनेस कैश बर्निंग है, या फिर इस बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल हमेशा लगता रहता है, या फिर कोई एकदम एसेट लाइट बिजनेस है। तो आप इस तरह से भी कोई क्राइटेरिया देखते हैं बिजनेसेस में? देखिए, आप बिजनेस, हमारा काम कहाँ चल होता है, कोई आगे बोलते ये कंपनी अच्छी है, राम देख लिया कंपनी अच्छी है, फिर उसके बाद तो कंपनी जो कर रहा है वो कर रहा है, मेरे बोलने से कंपनी बदलने वाला नहीं ना। तो कंपनी जो कर रहा है वो कर रहा है। द मोमेंट आई सी इट इज अ कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस, सी आई लाइक ऑल द कंज्यूमर, बिकॉज कंज्यूमर बेचारा बहुत गरीब आदमी है, उसको सब लोग चिपकाते रहते हैं सब सामान, समझे ना। उसको बार्गेनिंग पावर इज 0। आपको जैकेट खरीदना, वो बोलता है 80,000 रुपया, 90,000 रुपया, 30,000 रुपया। अब भैया ठीक है 2-5% डिस्काउंट दे दे, बट देन यू टू बाई दैट। सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस, B2B, B2G एंड B2C, राइट। सो आप या तो B2B करोगे तो बहुत होशियार लोगों के साथ बिजनेस करो। भाई आप यदि कोई चीज़ बना रहे जो खाली आप मतलब बड़ी बड़ी कंपनी को बेच रहे हो, तो वो तो कॉस्ट शीट के ऊपर ही पैसा देने वाला है ना। वो आपको 25 रुपये कॉस्ट, आपको 30 रुपये दे देगा वो। आपको 50 रुपये नहीं बेच सकते आप। लेकिन कंज्यूमर कंपनी, आप बहुत बढ़िया शर्ट बनाया आप 25 रुपये में, मतलब मेरे को 250 में बेचने का है, और 250 में बिकता है तो 250 में बिकता है, पीरियड है। मिठाई बनाया बहुत बढ़िया, काजू कतली का माया बनाया हमने, 400 रुपये में बना, 4000 रुपये में बिकेगा पर केजी। तो कंज्यूमर में आप लूट सकते हो आप। कंज्यूमर कंपनी काम है लूटने का कंज्यूमर को। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि इस तरह का आप देख सकते हो बिजनेसेस में जहां पे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि B2C में हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बहुत रहता है। B2B में बहुत टफ होता है, अनलेस यू आर मोनोपोलिस्ट, करेक्ट, और यू आर बिग, और सामने वाला जो बायर कंपनी, वो कंपनी है बट छोटा है। जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस हाथी ऐसा पूरा जायंट, लाखों करोड़ का टर्नओवर है। अभी आप भी छोटी, मतलब प्लास्टिक प्रोसेसिंग कंपनी हो, 1000-2000 करोड़ की, तो ऐसे तो बोलोगे तो B2B है, बट अ बिग गाय सेलिंग टू स्मॉल गाय, इट्स ऑलमोस्ट लाइक B2C। वो अपने हिसाब से बेचता है, वो उसकी मोनोपोली चलेगी, उसको मोनोपोली चलती है उसकी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन बायर एंड सेलर, व्हाट इज द टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंड दैट आल्सो टेल्स यू कि इन हाउ मेनी डेज, मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग इज हिज बिजनेस। मतलब वो कई लोग बोलते हैं हम ड्राफ्ट के अगेंस्ट ही देते हैं पैसे कंपनी, मतलब माल सप्लाई करेंगे जब ये हमारा पैसा आ जाएगा एडवांस में या ऑन कैश। तो भाई ऐसे तो बहुत कम बिजनेस होता है। मतलब यू मस्ट बी रियली गुड। भाई आपका 25% ROI है और आज के आज पैसे आ रहे हैं आपको, फिर तो इससे अच्छा कंपनी हो तो कंपनी बहुत वैल्यूबल हो जाती है। फिर वो वैल्यू ऑफ द कंपनी बदल जाती है। उसका P मल्टीपल 30 नहीं होता, फिर उसका 60 हो जाता है मल्टीपल। सर आपने B2G भी बोला, बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक एज इन पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। अच्छा, क्योंकि देखो सरकार में कोई आदमी नहीं है, सरकार के बजाय टैक्स का पैसा आता है तो यार खर्च करते हैं वो लोग, ठीक है ना। यदि इस साल मतलब यदि मान लो टैक्स थोड़ा कम हुआ तो प्रोजेक्ट सब डिले हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा फिर? मैं तो कंपनी बना के रखा हूँ, है ना। एसेंशियल तो नहीं ना। यदि सरकार के पास टैक्स नहीं आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उधर सब पैसे उधर बॉर्डर में खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ तो आपको सब प्रोजेक्ट सब ठंडे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू एनीथिंग टू डू विद द B2G, राइट। अच्छा, दे आर वेरी लार्ज, सो दे विल मेक यू डिपेंडेंट। 80-90% इज ओनली टू दैट गाय। तो वहाँ पर से कब ऑर्डर आएगा, नहीं आएगा, कभी पेमेंट आएगा, इट बिकम्स अनप्रेडिक्टेबल ना। सो अनसर्टेन रहता है, ऐसा नहीं दे आर बैड। सो छोटा मोटा मिक्स होता है, कहीं पर आप
B2C कर रहे हैं आप 70%, B2B कर रहे हैं 20%, 10% also you're going government, so that mix is good. But you are 100% dependent only on railway, 100% dependent on only on some housing department, NHAI and all. Then the valuation will be low. तो सर इस तरह की जो थीम्स हैं जिनमें डायरेक्ट कंज्यूमर फेसिंग है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, तो इन बिजनेसेस में ग्रोथ अच्छी होती है, तो हम इन्हीं सेक्टर्स को एक्सप्लोर करें. देखो कितना महंगा है सब हॉस्पिटल. मैं जिंदगी में नहीं पैसा कमा है, क्योंकि हमेशा ही महंगा था. 20 साल 25 साल 30 साल पहले भी महंगा था. कोई होशियार आदमी ने बहुत ऊंचा भाव लगा रखा था. क्योंकि टर्मिनल वैल्यू बहुत है ना. हॉस्पिटल 100 साल तक चलते हैं. सर एक बार जैसे सीख लिया, कंपनीज को एक्वायर करना चालू कर लिया, अपने पोर्टफोलियो में लेके आ गए, फिर अब सर मार्केट जरूरी तो नहीं है हमारे हिसाब से ही चलेगा, नहीं चलता हमारे हिसाब से. मार्केट तो अपने हिसाब से चलता ही नहीं है. बिल्कुल नहीं चलता है. मानो हमने कोशिश करी, एनालिसिस कर लिया, ठीक ठाक प्राइस पे भी ले लिया, फिर भी गिर जाता है. मान लीजिए पोर्टफोलियो 10%, 20%, जो भी है, कभी होता है. उस केस में फिर हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए उस केस में? डर लगता है क्योंकि सर नेचुरली फिर पेशेंस काम आता है. आपकी समझ काम आएगी. फिर आपने 10 का चीज 5 में खरीदा है, ये तो बात पक्की है. अभी 10 का चीज 5 में खरीदा आपने, और 5 में खरीद के भाव 4 हो गया या 3 हो गया, चुप बैठे रहो आप और खरीद लें. यदि हिम्मत है तो खरीदो. यदि आपको इतना कन्विक्शन है, समझ है, और खरीदो आप. यदि पैसे हैं और हिम्मत है तो. सो यू हैव टू सप्लाई. दैट इज, वहीं तो आपकी जीत होती है. जब आप जिद्दी करते हो बाजार से, बाजार आपको डराएगा, और बाजार के डराने से नहीं डरे आप, तो आपकी जीत है. फिर डर के आगे जीत है. फिर और फिर जोर से पैसे बनते हैं. फिर 5 वाला 4 होगा और 4 वाला सीधा 10-15 हो जाएगा. लेकिन सब होशियार लोग कब आएंगे? 10 में आएंगे खरीदने के लिए. तो 10 का चीज जब 5 में मिलता है तो देखने काम नहीं, चुपचाप लेके बैठे रहो. इट विल गिव यू पेन. आई एम टेलिंग, आई गारंटी यू इट विल गिव यू पेन, बिकॉज नोबडी इज देयर इन द काउंटर. तभी तो आपको 10 का 4 में मिल रहा है ना, 5 में मिल रहा है. तो 5 में मिल रहा है मतलब इधर नोबडी नोज अबाउट द कंपनी, और देयर इज सम नेगेटिव अबाउट द कंपनी. अदरवाइज इट कैन नॉट. ये बाजार बहुत परफेक्ट मार्केट है. यहाँ 10 का चीज 5 में मिल नहीं सकता आपको. सर एक जैसे हम पोर्टफोलियो बना लेते हैं अपने स्टॉक्स का, तो उसमें मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा उस हिसाब से सोच रहा हूँ कि मुझे अगर कंपनीज दिखती जा रही हैं, मैं खरीद रहा हूँ, मैं अपनी समझ के हिसाब से मैंने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, 10 स्टॉक हो गए, 15 हो गए, मुझे लग रहा है कि फिर भी कहीं मुझे और कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, फिर ऐड कर दिया. तो क्या मैं एक लॉजिक रखूं जिससे कि भाई इतनी कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में है, तो अभी ये बस ज्यादा हो गया या कम है, या ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 15-20 कंपनी ज्यादा नहीं होना चाहिए. 15-20 से ज्यादा. 2-2.5% से कम खरीदना भी नहीं चाहिए. मतलब आप जैसे आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो 2-3-4, मैं तो बोलूँ 5 लाख से कम भी कंपनी खरीदना ही नहीं चाहिए. मतलब 25-50 से अगर काम नहीं करना चाहिए कभी भी. अच्छा. हाँ, इतना रिसर्च को, इतना कॉन्फिडेंस रखो, 5 लाख का माल खरीदो कम से कम. At least start with 1 lakh or 2 and then go up to 5 lakhs or 6 lakhs. Right. So the bet size should also be good. And don't have too many companies. थोड़ा सफाई करते रहो पोर्टफोलियो को. 2-3 साल 4 साल मेरे मालूम नहीं चला, गेट आउट. 3 साल का रूल इज गुड. यू बाय समथिंग, इट वर्क्स, 3 साल में काम कर लिए तो यार डबल हो जाएगा. नहीं काम किया तो 40-50 का भाव बिक जाएगा. क्लीन इट. चाहे अगर थोड़ा बहुत लॉस है तो बुक करके, थोड़ा नहीं, अच्छा लॉस रहेगा, बुक करो तो भी निकलो. हाँ निकलो. कचरा इकट्ठा करके फायदा नहीं. मतलब आपको समझ में नहीं आई ना कंपनी, बेसिकली आपके हिसाब से नहीं चली कंपनी. वैल्यू क्रिएट नहीं है. समझ नहीं, आपकी समझ ही गलत थी. बाय दैट टाइम 3 साल में आपको मालूम पड़ जाएगा आपकी समझ गलत थी. और सर ये जैसे हम सुनते हैं कि एक पोर्टफोलियो में आप थोड़ा 2-3-4 सेक्टर रखो, तो जिससे कि थोड़ा सा आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो. तो 3-4 सेक्टर आपके हिसाब से? 4-5 सेक्टर, जितना सेक्टर समझ में आता है उतना रखने का. कंसंट्रेशन उतना रखने का जितना आपको समझ में आता है. खाली डाइवर्सिफाई करने के लिए कचरा भर लिया ऐसा नहीं. मतलब 3-4 बिजनेस का रहना चाहिए. और उसमें सर कंपनीज जैसे हमने पोर्टफोलियो में डालना शुरू किया, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ट्रैक करनी चाहिए? मतलब सारी चीज़ एक कंपनी की ट्रैक करनी चाहिए कि भाई न्यूज़ जो भी आ रही है, या उसके मैनेजमेंट में कोई बदलाव है, या फिर कोई अर्निंग्स उसकी आ रही है हर क्वार्टर में? आजकल तो क्वार्टरली डेक बहुत होता है. क्वार्टरली कॉल, क्वार्टरली डेक. देखो आपका एक्सपेक्टेशन, पहले तो आप एक्सपेक्टेशन बिल्ड करो कि मेरे को ये कंपनी में इस साल 1000 करोड़ नफा है, अगला क्वार्टर में कितना आना चाहिए? 1100 आना चाहिए. 1120 आ गया, 1130 आ गया, चुपचाप सोए रहने का क्या तकलीफ है भाई? आपने सोचा 1100 आना चाहिए, 1120 आना चाहिए, 1120 में 1125 आ गया, या 1118 आ गया. मान लो कि 1050 आया, 1100 एक्सपेक्ट था लेकिन 1050 है. फिर जाके देखो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ. कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम है, कोई स्लो डाउन है, क्या है, समझने की कोशिश करो आप. इट्स अ क्वार्टर बाय क्वार्टर ट्रैकिंग. सर कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं, रैपिड फायर. तो आप क्विक क्वेश्चंस, क्विक आंसर्स.
पैसा या सुकून आपके हिसाब से असली दौलत क्या है? सुकून ना, सुकून के लिए तो पैसे कमाना चाहते हैं ना सर, बिना पैसे के सुकून भी तो नहीं है ना। हाँ, वो बात भी, लेकिन पैसा चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है, उसके बाद सुकून। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग रिग्रेट क्या रहा है अभी तक? कोई रिग्रेट? रिग्रेट नहीं यार, चलता है, कोई रिग्रेट नहीं है? नो रिग्रेट्स। सबसे गर्व वाला, प्राउड वाला इन्वेस्टमेंट मोमेंट क्या रहा है आपके लिए? कोई एक ऐसी मोमेंट? इन्वेस्टमेंट का टाइम मालूम नहीं पड़ता, लेकिन पीछे देख के एक दो चीज़, जैसे हमने हीरो मोटोकॉर्प खरीदा और 20 साल तक रहे उसके साथ में। भारती खरीदा 22-23 रुपये में और 1200 का भाव देके 2 साल के अंदर में। सो दीज आर द, यू फील नाइस अबाउट देम कि यस। अच्छा, इसमें क्या कोई खबर नहीं था किसी, कोई कंपनी वाले से या इससे उससे कोई खबर नहीं था, ये खुद का एनालिसिस से हमने खरीदा था। अगर आप आज अपने 25 साल वाले रामदेव अग्रवाल से मिलते तो उनको क्या बोलते? अगर आपको, आपकी उम्र अभी 25 साल हो जाती तो क्या कहते हैं रामदेव जी को, नोइंग कि आपको इतना एक्सपीरियंस अब आपने गेन कर लिया है? क्या बोलोगे, लगे रहो भाई। और क्या, क्योंकि ऐसी समय अलग है, जो अभी जो मैं जिस पेज से मैं सीखा हूँ, जो अलग, बहुत अलग होने वाला। अभी उस समय टाइम में बुक्स भी नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं था, ब्लॉग्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, न्यूज़पेपर थिन थे, मैगजीन्स नहीं थे। अब तो कितना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। सो नाउ एक्चुअली द चैलेंज इज़ वेरी डिफरेंट। नाउ द किड्स आर वेरी इंटरनेट अलाइंड, है ना, हर चीज़ के वो इंटरनेट पे पहुँच जाते हैं। बुक्स पढ़ना चाहिए, सो एक काम अच्छा किया, मैं हमेशा से पढ़ते रहा। Even before coming to the market, I had reading habit. I also have read, even now it is reading. So I would suggest that read. उसके बिना कोई चारा नहीं। थैंक यू सो मच सर, अपना समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों।